हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है, मैं आशा करता हूँ। इसके पहले हमने मैथमेटिक्स के 3 टॉपिक्स अच्छी तरीके से कंप्लीट किए हैं। हमने काफ़ी सारे ढेर सारे न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए हैं। एंड आई होप कि आपने एक्सरसाइज प्रॉपरली सॉल्व की होगी। और एक्सरसाइज के ऊपर हमने डाउट्स का डिस्कशंस ऑलरेडी कर रखा है। तो लेट्स स्टार्ट। आज एक नया टॉपिक, एक बहुत ही सिंपल सा मतलब जो हमारा मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, मैथ्स 2 जो सब्जेक्ट है, उसमें जो सबसे सिंपल टॉपिक है वो है टाइम सीरीज। सबसे सिंपल भी और सबसे छोटा टॉपिक भी। ओके। ये टॉपिक में सिर्फ दो ही तरह की बात है। एक तो होता है अपना ग्राफिकल वाला और एक होता है मैथमेटिकल वाला। तो दोनों ही मेथड्स बहुत ज़्यादा सिंपल है और बहुत छोटा टॉपिक है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो आओ स्टार्ट करते हैं टाइम सीरीज। तो सर, टाइम सीरीज मतलब होता क्या है? टाइम सीरीज मतलब होता क्या है? इसके पहले कभी आपने पढ़ा है टाइम सीरीज? इसके पहले कभी लाइफ में सुना है नाम टाइम सीरीज? तो टाइम सीरीज मतलब क्या है? अ वेरिएबल ऑब्जर्व ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड अ टाइम सीरीज। A variable observed over a period of time is called as time series। तो सर, पहली बात तो ये बताओ, वेरिएबल मतलब क्या? वेरिएबल मतलब क्या? हमारा टॉपिक है टाइम सीरीज, ठीक है। उसमें सर वेरिएबल मतलब क्या? वेरिएबल मतलब जो कांस्टेंट नहीं है। वेरिएबल मतलब जो कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है मतलब जो वेरिएबल है, मतलब जो फ्लक्चुएट हो रहा है, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिसका वैल्यू चेंज हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? वेरिएबल। है सिंपल। ऐसी चीज जो स्टैग्नेंट नहीं है, जो कांस्टेंट नहीं है, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती है, उसे हम क्या कहेंगे? वेरिएबल। है ना? उसे हम क्या कहेंगे? वेरिएबल। जो समय के साथ साथ चेंज होती है, जैसे कि पिज़्ज़ा का प्राइस, ये कांस्टेंट है क्या? कि भाई 5 साल पहले भी 100 का मिलता था, आज का भी 100 का मिले, आज भी 100 का मिलेगा और 10 साल बाद भी 100 रुपये में आपको पिज़्ज़ा मिलेगा। ऐसा होता है क्या? नहीं। प्राइस कैसी होती है? पिज़्ज़ा की प्राइस चेंज होती है ना? अप एंड डाउन होती है। तो ये क्या हो गया? वेरिएबल। आपके मार्क्स, आपके परसेंटेज, ऐसा है क्या कि 10th में आपको 90% मिले थे, 11th में भी 90 मिले हैं और 12th में भी 90% मिलेंगे? ऐसा है क्या? नहीं। वेरिएशन आएगा। 10th में 90 मिले थे, 11th में 85 हो सकते हैं, 12th में 93 हो सकते हैं, है ना? वेरिएशन आ सकता है। जो चेंज होता है उसे हम कहते हैं वेरिएबल। तो सर, टाइम सीरीज क्या है? टाइम सीरीज ये जो वेरिएबल है, इन वेरिएबल को एक पर्टिकुलर गिवन टाइम पीरियड में अगर हम स्टडी करते हैं तो उसे हम कहते हैं टाइम सीरीज, है ना? तो रिपीट करना है, टाइम सीरीज क्या है? टाइम सीरीज इज अ स्टडी ऑफ ये जो वेरिएबल्स है, इन वेरिएबल्स को हम ऑब्जर्व करके एक कंक्लूजन निकाल रहे हैं ना। तो ये जो वेरिएबल्स है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसा ट्रेंड शो कर रहे हैं, इसमें कुछ ट्रेंड है क्या? ये राइजिंग ट्रेंड है कि भाई लारेप के पहले 5th में मार्क्स 60 थे, फिर 6th में ज़्यादा है, फिर 7th में ज़्यादा है, फिर 8th में ज़्यादा है। ऐसा कुछ ट्रेंड निकल रहा है क्या? पार्थ के 8th में मार्क्स ज़्यादा थे, 9th में कम हुए, 10th में एकदम कम हो गए। ऐसा कोई ट्रेंड आ रहा है क्या? क्यों पार्थ के मार्क्स कम हो रहे हैं? ऐसा कोई ट्रेंड निकल रहा है क्या? क्यों? क्योंकि पार्थ स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहा है। पार्थ का सिलेक्शन स्टेट टीम में हो गया है, अब नेशनल टीम में खेलेगा वो, है ना? ऐसे धीरे धीरे। तो हम जैसे कि पार्थ के मार्क्स कम हो रहे हैं, लेकिन क्यों कम हो रहे हैं? क्या क्या ऐसी क्या वजह होगी जिसकी वजह से पार्थ के मार्क्स कम हो रहे हैं? ये ट्रेंड हमें पता चलेगा, तभी हम उसके पीछे का रीजन निकाल पाएंगे। अभी आगे देखेंगे हम यूज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाइम सीरीज वगैरह में कि ये क्या क्या काम आता है। तो आपने बेसिक यही समझना है कि टाइम सीरीज मतलब क्या है? वेरिएबल, जो भी वेरिएबल है, जो भी फ्लक्चुएट होने वाली चीज है, उसको अगर हम एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑब्जर्व करते हैं तो उसे हम कहते हैं टाइम सीरीज।
जैसे कि मान लीजिए हम बिजनेसमैन है या फिर हम मैन्युफैक्चरर है, तो हम चाहेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जैसे कि मान लीजिए हम ये प्लास्टिक बॉटल्स मैन्युफैक्चर करते हैं, तो मैन्युफैक्चर इज इट्स बट ऑब्वियस कि मैन्युफैक्चरर इंटरेस्टेड होगा कि ये बॉटल कितनी बिकेगी, ये बात जानने में, है ना। मैन्युफैक्चरर इंटरेस्टेड होगा कि ये हमारी बॉटल कितनी बिकने वाली है, हमारे इस प्रोडक्ट का डिमांड कितना है मार्केट में, क्योंकि अगर हमें डिमांड पता है तभी तो हम मैन्युफैक्चरर करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है ना कि हमारी मशीन का कैपेसिटी 1 लाख यूनिट्स का है तो श्री गणेश 1 लाख यूनिट मैन्युफैक्चर कर लो डेली बेसिस पे, नहीं भैया जी, मैन्युफैक्चर करने से कुछ नहीं होगा, वो बिकना भी तो चाहिए, और बिकेगा कब, जब उसकी डिमांड होगी। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरर को फैक्ट्री स्टार्ट करने के पहले उसके प्रोडक्ट का डिमांड तो पता होना चाहिए ना। जब तक हमें डिमांड ही नहीं पता तो हम मैन्युफैक्चर क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर की क्वांटिटी कैसे पता होगी। तो टाइम सीरीज का यूज बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग जगह पे करते हैं। तो मैन्युफैक्चरर क्यों यूज करता है, टू फोरकास्ट, टू प्रेडिक्ट द डिमांड ऑफ इट्स प्रोडक्ट। एंड इन्वेस्टर वांट्स टू नो फ्लक्चुएशंस इन द शेयर प्राइसेस। इन्वेस्टर भी इंटरेस्टेड होता है टाइम सीरीज में, वो जानना चाहता है कि शेयर की प्राइस फ्लक्चुएट कब होती है, कैसे होती है। जैसे कि मान लीजिए रौनक अग्रवाल इन्वेस्टर है और एशियन पेंट्स के शेयर में हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या एशियन पेंट्स के पहली, अच्छा चलो पहली बात तो ये बताओ कि एशियन पेंट्स की शेयर्स की जो प्राइस है वो वेरिएबल है क्या। अगर वेरिएबल है तो ही तो हम आगे बढ़ेंगे ना, कांस्टेंट है तो फिर तो बात ही खत्म। ऐसा है क्या कि एशियन पेंट्स के शेयर की प्राइस पहले भी 1500 थी, आज भी 1500 और कल भी 1500 रहेगी, ऐसा है क्या, नहीं, ये कांस्टेंट नहीं है, ये क्या है, वेरिएबल है। ये वेरिएबल है, इसका मतलब हम इसको स्टडी कर सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम एशियन पेंट्स के शेयर का प्राइस का स्टडी करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो इसे हम क्या कहेंगे, टाइम सीरीज। इसे हम क्या कहेंगे, टाइम सीरीज। तो अब रौनक सर इन्वेस्टर है, रौनक सर का टाइम सीरीज से क्या फायदा होगा। रौनक सर देखेंगे कि एशियन पेंट्स के शेयर का प्राइस कैसा है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है या कम हो रहा है, या बढ़ता है तो कब बढ़ता है, कम होता है तो कब कम होता है। जी हाँ, ये भी हमें पता चल सकता है, सीजनल वेरिएशन कहेंगे, अभी आगे हम पढ़ेंगे कि भैया जी शेयर के प्राइस ऐसा तो नहीं है कि बढ़ रहे, कभी कम भी तो होंगे, और हमें ये पता होना चाहिए कि कब कम होते हैं। जैसे कि अगर हम स्टडी करें तो एशियन पेंट्स के शेयर का प्राइस कब बढ़ता है, अक्टूबर नवंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 3 महीनों में एशियन पेंट्स के शेयर का प्राइस हर साल बढ़ता है, हर साल। आपको यकीन नहीं आता है तो क्लास के बाद में आपने गूगल करना एशियन पेंट्स शेयर प्राइसेस ओवर लास्ट 5 ईयर्स, तो आप देखोगे अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, इस क्वार्टर में या आखिरी के 3-4 महीनों में एशियन पेंट्स के शेयर का प्राइस बढ़ता है, हर साल बढ़ता है, और फिर उसके बाद कम होता है। तो ये हमें कब पता चला, जब हमने वो ग्राफ की स्टडी की, जब हमने वो टाइम सीरीज जो शेयर का प्राइस है जो वेरी हो रहा है, हमने जब उसका स्टडी किया तब हमें पता चला कि भैया ये पीरियड में शेयर का प्राइस बढ़ता है तो अभी खरीदना नहीं है अभी बेचना है, या अभी बेचना नहीं है अभी खरीदना है, ये हम जजमेंट ले सकते हैं। अच्छा, तो हम इसमें से हम ये भी स्टडी कर सकते हैं कि क्यों सितंबर अक्टूबर नवंबर में शेयर का प्राइस बढ़ा। तो फिर हम कंक्लूजन में आए कि दिवाली थी तो लोग पेंटिंग कराते हैं घर की, है ना, लोग घरों की पेंटिंग कराते हैं। तो जब पेंटिंग कराते हैं मतलब सेल्स बढ़ा मतलब प्रॉफिट बढ़ा मतलब या डिविडेंड ज़्यादा जाएगा या शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, है ना। तो ये हम सब ये ट्रेंड एनालिसिस है ये कैसे कर सकते हैं, इट्स ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ स्टडी ऑफ अ वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल, शेयर का प्राइस। इसका मतलब सर ये टाइम सीरीज की वजह से मुमकिन हुआ कि हम किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस पहले ही फोरकास्ट कर सकते हैं। These and many other situations involve variable that changes with the time, ठीक है। A variable observed over a period of time is called a time series. Analysis of time series is useful in understanding the patterns of changes in the variable over time. ठीक है, आज ज़रा थेरोटिकली चलेगा, और क्योंकि लाइव बैच नहीं है तो कोई स्टूडेंट नहीं है रीड करने के लिए, तो वो इतना इंटरेक्शन नहीं होगा, तो मैं ही रीड करने वाला हूँ। ये इसमें एक्सप्लेन करने लायक कुछ नहीं है, इसलिए एक बार गो थ्रू कर लेते हैं पूरे टेक्स्ट से, ओके।
Time series is a sequence of observations made on a variable at regular time intervals over a specified period of time. देखो ये क्या है, एक बार ऑब्जर्व करने से बात नहीं होगी भैया, हमें तो बार बार ऑब्जर्व करना है। तो ये क्या है, सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने 6 महीना ऑब्जर्व कर लिया, हमें तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगेन एंड अगेन बार बार ऑब्जर्व करना है। तो टाइम सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड ऑन अ वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो अभी हमने देखा जो चेंज हो रहा है एट अ रेगुलर इंटरवल, एट अ रेगुलर टाइम इंटरवल। ऐसा नहीं कि आर्बिट्ररीली हमने एक, जैसे कि आज हमने एक ऑब्जर्व किया, फिर 1 महीने बाद ऑब्जर्व किया, फिर 4 महीने बाद ऑब्जर्व किया, फिर 2 महीने बाद ऑब्जर्व किया, फिर 3 महीने बाद ऑब्जर्व किया। ऐसा नहीं, हमें क्या चाहिए, रेगुलर इंटरवल। 1 महीना तो 1 महीना, हर 1 महीने में हम ऑब्जर्व करेंगे, है ना। रेगुलर इंटरवल होना चाहिए, इक्वल टाइम पीरियड होना चाहिए, बार 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 रेगुलर रेगुलर होना चाहिए, रेगुलरिटी होना चाहिए, आर्बिट्ररीली कुछ नहीं चलेगा। ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड, टाइम पीरियड, मान लीजिए 1 साल के लिए हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान लीजिए 2 साल के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान लीजिए 6 मंथ्स के लिए हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा एक रेगुलर टाइम पीरियड होना चाहिए और एक टाइम पीरियड स्पेसिफाइड होना चाहिए। और क्या करना है उसमें, हमें ऑब्जर्व करना है। किसको ऑब्जर्व करना है, वेरिएबल को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। डेटा कलेक्टेड आर्बिट्ररीली और इरेगुलरली डज नॉट फॉर्म अ टाइम सीरीज। देखो रौनक सर ने पहले ही कहा है कि हमें रेगुलर चाहिए, रेगुलरिटी चाहिए, एक ट्रेंड बननी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले 1 महीने में चेक कर लिया, फिर 3 महीने में, फिर 2 महीने में, फिर 6 महीने में, फिर 1.5 महीने में। हमें रेगुलर टाइम पीरियड चाहिए, एक रेगुलर टाइम इंटरवल चाहिए, ठीक है। तो आर्बिट्ररीली हम नहीं ले सकते, इरेगुलरिटी भी नहीं चलेगी। टाइम सीरीज एनालिसिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स, ठीक है। स्टैटिस्टिकल मेथड्स हम यूज करने वाले, स्टैटिस्टिक्स टू एनालाइज टाइम सीरीज डेटा इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल स्टैटिस्टिक्स। देखो भैया, ऑब्जर्व करने के बाद में जो कंक्लूजन निकलने वाला है, जो भी हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, उन ऑब्जर्वेशंस के एंड में जो कंक्लूजन निकलने वाला है वो कुछ मीनिंगफुल कंक्लूजन होना चाहिए। उस पे से कुछ हम डिसीजन लेते आना चाहिए, हमें कुछ, है ना, हमें कुछ काम की बात पता चलनी चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल कंक्लूजन आना चाहिए, मीनिंगफुल स्टैटिस्टिक्स एंड अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जर्व डेटा। हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए कि ये जो शेयर का प्राइस है वो कैसे फ्लक्चुएट होता है, कौन से महीने में बढ़ता है, कब घटता है, ये राइजिंग ट्रेंड बता रहा है या अपवर्ड ट्रेंड बता रहा है या डाउनवर्ड ट्रेंड बता रहा है, ये हमें पता चलना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, time series analysis helps us understand the underlying forces leading to a particular pattern in the time series। हमें एक पर्टिकुलर पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, अपवर्ड ट्रेंड है कि डाउनवर्ड ट्रेंड है, एंड हेल्प्स अस इन मॉनिटरिंग एंड फोरकास्टिंग डेटा विद द हेल्प ऑफ अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल मॉडल्स। ओके, analysis of time series data requires maintaining records of values of the variable over time। Analysis of time series data requires maintaining records of values of the variable over time। भैया एशियन पेंट्स के शेयर प्राइस का ऑब्जर्वेशन, टाइम सीरीज का ऑब्जर्वेशन मुमकिन कब हुआ, जब हमने उसका डेटा हमारे पास था। अगर हमारे पास शेयर प्राइस का डेटा ही नहीं होगा, पिछले 5 साल का शेयर प्राइस का डेटा ही नहीं है, तो क्या हम टाइम सीरीज से क्या हम वो शेयर प्राइस का ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, कोई कंक्लूजन, कोई इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं? नहीं। हमें सबसे प्रेरिक्विजिट क्या है कि हमें उसका डेटा होना चाहिए। जो डेटा है, डेटा हमारे पास होना चाहिए। विदाउट डेटा इट्स नॉट पॉसिबल टू ऑब्जर्व एनीथिंग, ठीक है। हमारे डे टू डे लाइफ के कुछ एग्जांपल्स दे रखे, मंथली, क्वार्टरली और ईयरली प्रोडक्शन ऑफ एन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, कि भैया हम 1 महीने में कितनी बॉटल्स बनाते हैं, 1 साल में कितनी बॉटल्स बनाते हैं, हमारा कंट्री का जीडीपी हर साल क्या ट्रेंड बता रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, घट रहा है, 2017 में क्या था, 2018 में क्या था, 2019 में क्या था, 2020 में क्या था, 2021 में क्या होने वाला है, ये हम ट्रेंड एनालिसिस के जरिए निकाल सकते हैं। मतलब हमें पिछले 4 साल का दिया होगा और 5वें साल का हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि यार 17 में इतना था, फिर 10% बढ़ा, फिर 9% बढ़ा, फिर 11% बढ़ा, तो ऑन एन एवरेज 10% बढ़ता है। तो 20 में जितना था 21 का प्लस 10% थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होके उतना हमारा ये साल जीडीपी आ सकता है। ये हम फ्यूचर का फोरकास्ट कर सकते हैं यूजिंग द टाइम सीरीज। मंथली सेल्स इन अ डिपार्टमेंट, ठीक है, सेल्स कितना हो रहा है,
weekly prices of vegetables, daily closing prices of a share at a stock market, आर्ली टेम्परेचर ऑफ सिटी रिकॉर्डेड। अगर आप मोबाइल फ़ोन में देखते हो तो आपके मोबाइल फ़ोन में टेम्परेचर दिखता है, ठीक है। एक्यू वेदर नाम का ऐप है शायद से, तो वो आपको 24 आवर्स का ऐसा ग्राफ ही बना के दे देता है कि मॉर्निंग 4 AM को क्या टेम्परेचर था, 5 को क्या था, 6 को। आर्ली बेसिस पे आपको आपके सिटी का वो टेम्परेचर का ग्राफ बना के देता है। तो वो क्या है? इट्स नथिंग बट टाइम सीरीज। वो क्या है? इट्स नथिंग बट टाइम सीरीज। बेटा हमें सिर्फ एग्जाम पास नहीं करनी है, हमें लाइफ लॉन्ग ये सारे कंसेप्ट याद रहने चाहिए, इसलिए हम इसकी थ्योरी एकदम डिटेल में समझ के ले रहे हैं। यूजेस ऑफ टाइम सीरीज। भैया जी टाइम सीरीज क्यों पढ़ना है? देखो अगर मैं चाहूँ तो आपको सीधा न्यूमेरिकल्स पढ़ा के बैच खत्म कर सकता हूँ, लेकिन हमें इसका नॉलेज अच्छी तरीके से आना चाहिए, हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसलिए हम थ्योरी को अच्छे से समझ रहे हैं। The main objective of time series analysis is to understand, interpret and assess the chronological changes. Chronological changes कौन से, मतलब कैसे पास्ट में कैसे कैसे इसकी शेयर की प्राइस चेंज हुई, या कैसे कैसे हमारा सेल्स कम ज़्यादा हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए हम वुलन क्लॉथ्स बनाते हैं, तो हमारा सेल कब बढ़ेगा? विंटर सीजन में बढ़ेगा, समर में कम होगा। तो क्रोनोलॉजिकली हमें पता होना चाहिए कि ईयर बाय ईयर, टाइम बाय टाइम हमारा प्रोडक्ट का सेल कैसा कम ज़्यादा हुआ है, ठीक है। सो दैट रिलायबल प्रेडिक्शन कैन बी मेड अबाउट इट्स फ्यूचर वैल्यूज। जैसे कि अगर हमें पता है कि हमारा विंटर में सेल ज़्यादा होता है, तो हम विंटर आने के पहले थोड़ा सा प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। जनवरी फरवरी जब स्टार्ट हो जाएगा, हम थोड़ा सा प्रोडक्शन कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है अगर अभी फरवरी में नहीं बिका तो सीधा अगले सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में बिकेगा, 6 महीना गोडाउन में पड़ा रह जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मुमकिन क्यों है? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ टाइम सीरीज। For example, the government may be interested in predicting population growth in near future for planning its welfare schemes. The Agriculture Ministry may be interested in predicting the annual crop yield before declaring the MSP of agricultural produce, or an industrialist may be interested in predicting the weekly demand for his product for making the production schedule. देखो एक बिजनेसमैन को उसके प्रोडक्ट का अगर डिमांड पता चल जाए तो उसका वीकली प्रोडक्शन शेड्यूल वो बना सकता है ना। गवर्नमेंट को अगर पता चल जाए कि जैसे कि मान लीजिए गवर्नमेंट को अगर पता चल जाए कि सोयाबीन का कितना क्रॉप लगाया है ना, सोयाबीन का ये साल कितना क्रॉप लगाया है और कितना क्रॉप लगाया, एक रफ एग्जांपल 1 लाख मेट्रिक टन का हमारा प्रोडक्शन होने वाला है और डिमांड कितनी रहने वाली है, अगर ये गवर्नमेंट को पता है, ये गवर्नमेंट को पता होता है, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम सर्वे करता है, तो गवर्नमेंट जो हमारा एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री है, वो क्या कर सकती है? सोयाबीन का मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड कर सकती है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP, ये क्या होता है सर? कि गवर्नमेंट एक खुद के प्राइस बताती है। जैसे कि गवर्नमेंट ने ये साल बताया है 5500 पर क्विंटल होता है ये। अभी अमरावती में आज के डे पे ये रेट चल रहा है MSP गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट बताता है कि 5500 का MSP है। मतलब सोयाबीन, अगर ये जो किसान है, देखो कैसा होता है कि किसान के पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है, किसान का खुद का एग्रीकल्चरल लैंड है, उसको फ्रीडम है, वो उसमें सोयाबीन भी लगा सकता है, वीट भी लगा सकता है, कॉटन भी लगा सकता है, चना भी लगा सकता है, तुअर भी लगा सकता है, शुगर केन भी लगा सकता है, ऑरेंजेस भी लगा सकता है। जो उसे कल्टीवेट करना है वो प्रोडक्ट वो कल्टीवेट कर सकता है। लेकिन अगर कैसा है, अगर सबको लग रहा है कि शुगर केन में प्रॉफिट है ना, तो सारे फार्मर्स क्या करेंगे? सब फार्मर्स लोग शुगर केन को कल्टीवेट करेंगे, सभी लोग शुगर केन कल्टीवेट करेंगे। लेकिन अगर ऐसा हो गया सब लोग शुगर केन कल्टीवेट कर रहे हैं, तो सोयाबीन का शॉर्टफॉल हो जाएगा, कॉटन का शॉर्टफॉल हो जाएगा, तुअर का शॉर्टफॉल हो जाएगा, सारे प्रोडक्ट्स का शॉर्टफॉल हो जाएगा, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इसका प्रोडक्ट का डिमांड एनालाइज करती है और देखती है कि मार्केट में कितने फार्मर्स है जिन्होंने उसका प्रोडक्शन किया है, कितना प्रोडक्शन आने वाला है, कितना यील्ड आने वाला है, और अगर उन्हें लगता है कम आने वाला है तो वो क्या करते हैं, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर कर देते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, अगर हमें पता है कि हमारा प्रोडक्ट जैसे कि सोयाबीन कल्टीवेट करने से हमें 5500 रुपीज़ क्विंटल तो मिलना ही मिलना है गवर्नमेंट से, तो क्या होगा, हम और सोयाबीन की तरफ आकर्षित होंगे और हम वो प्रोडक्ट कल्टीवेट करेंगे, है ना।
तो ये सब पॉसिबल क्यों हुआ? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ टाइम सीरीज, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ टाइम सीरीज, ठीक है। इट इज यूजफुल फॉर स्टडिंग द पास्ट बिहेवियर ऑफ अ वेरिएबल। इट इज यूजफुल फॉर स्टडिंग द पास्ट बिहेवियर ऑफ अ वेरिएबल। जो वेरिएबल है उसका पास्ट का बिहेवियर क्या था, जैसे कि हमने देखा एशियन पेंट्स है ना, एशियन पेंट्स का शेयर का प्राइस पास्ट में क्या था, कैसा ट्रेंड बता रहा था, ये सब पॉसिबल कैसे होगा, हम जब उसकी टाइम सीरीज देखेंगे। सर आप जब से टाइम सीरीज कह रहे हो, टाइम सीरीज दिखती कैसी है? टाइम सीरीज कुछ ग्राफिकल फॉर्म में ऐसी दिखती है ना, टाइम सीरीज ग्राफिकल फॉर्म में ऐसी दिखती है, या टाइम सीरीज ग्राफिकल फॉर्म में ऐसी दिखती है। तो सर कुछ भी नहीं है, हम वेरिएबल्स को अगर ग्राफ पे ड्रॉ करें, जो n नंबर ऑफ जो वेरिएबल्स है, उन वेरिएबल्स को जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, उन वेरिएबल्स को ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद हमें जो आउटपुट मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे? टाइम सीरीज, उसे हम कहेंगे टाइम सीरीज, ठीक है। और अगर हमारे पास टाइम सीरीज होगी तो हम पास्ट का जो डेटा है, वो पास्ट के डेटा को हम एनालाइज कर सकते हैं। जैसे कि एशियन पेंट्स का शेयर प्राइस पिछले 5 साल में क्या था, कैसा कैसा चेंज हुआ, क्या वेरिएशन आया, उस वेरिएशन को हम स्टडी कब कर सकेंगे? एशियन पेंट्स का शेयर का प्राइस बढ़ता कब है, ये हम कब स्टडी कर सकेंगे? जब हमारे पास पास्ट का डेटा होगा। इसका मतलब अगर हमारे पास पास्ट का डेटा है, हमने उसकी टाइम सीरीज बना रखी है, तो उससे क्या होगा? टाइम सीरीज बना रखी है तो हम उस पे से कुछ एक ट्रेंड निकाल सकते हैं कि कब शेयर का प्राइस बढ़ता है, कब शेयर का प्राइस कम होता है, कब मिल्क का, कब दूध का प्रोडक्शन बढ़ता है, कब दूध का प्रोडक्शन कम होता है। ये सारी चीज़ें पॉसिबल होगी सिर्फ और सिर्फ टाइम सीरीज की वजह से। इट इज़ यूजफुल फॉर स्टडिंग द पास्ट बिहेवियर ऑफ अ वेरिएबल, है ना। In a time series, the past observations on a variable are arranged in an orderly manner over a period of time. By simple observation of such a series, one can understand the nature of changes that have taken place in values of the variable during the course of time. Further, by applying appropriate techniques of analysis to the series, one can study the general tendency of the variable in addition to seasonal changes, cyclical changes, irregular changes, एक्सीडेंटल चेंजेस इन वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। देखो क्या होता है, कुछ चीज़ों में सीजनल चेंज होता है, जैसे कि गाय 12 ही महीने दूध नहीं देती है, कभी एक टाइम आता है जब दूध नहीं आता है, ठीक है। या मान लीजिए वुलन क्लोथ्स, है ना, अब हमें 12 ही महीने तो कोई वुलन क्लोथ्स पहनेगा नहीं, उसका भी एक सीजनल ट्रेंड होता है कि विंटर में, ठंड के समय पे वुलन क्लोथ्स का प्रोडक्शन होगा और सेल होगा, है ना। क्रैकर्स के 12 ही महीने बिकते हैं क्या? नहीं। तो सीजनल चेंज क्या हो रहा है वो हमें समझ में आते। साइक्लिकल चेंजेस क्या हो रहा है, ये भी डिटेल में पूरा पैराग्राफ ये साइक्लिकल चेंज पे। एक्सीडेंटल चेंज, कोविड 2019 कोरोना वायरस क्या है? एक्सीडेंटल है ना, किसी ने ख्वाब में, किसी ने सपनों में भी सोचा था क्या कि कोविड आएगा, कोरोना आएगा, है ना। हमने ऐसा कभी सोचा था क्या? नहीं, है ना। एक्सीडेंट हुआ है, ये सुनामी आ गई, ये एक्सीडेंटल चेंज है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में लेके हम टाइम सीरीज बनाते हैं। इट इज़ यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग फ्यूचर बिहेवियर। अच्छा देखो, जैसे कि एक्सीडेंटल चेंज, हम क्या देखते हैं कि हमारा नॉर्मल प्रोडक्शन ऐसा चल रहा है और 2020 में प्रोडक्शन ऐसा डीप हो गया, या किसी भी शेयर का प्राइस